अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद है आज मारूफ आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब। हिंदुस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन और चुनाव 2024 का रिजल्ट कैसा आया, लोगों का क्या रिएक्शन है और मौलाना सज्जाद नुमानी के इस बारे में क्या राय है, उनके क्या ख्यालात इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लोकसभा का इलेक्शन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इलेक्शन होता है और जैसी उम्मीद की जा रही थी क्या वैसा रिजल्ट आया है। मौलाना नुमानी साहब, मिलर टाइम्स में खुश आमदीद और बेहद शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। 2024 के लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, तय भी हो गया है कि सरकार किसकी बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। आपको इस रिजल्ट्स के बारे में क्या कहना है? क्या आप लोगों ने जो कोशिशें की थी, जो जिद्दोजहद थी कि बीजेपी इक़्तिदार में ना आ सके या 400 पार का जो नारा दिया जा रहा था, क्या उसको रोकने में कामयाब रहे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से पहलुओं के लिहाज से इलेक्शन के जो नताइज हैं वो उम्मीद अफजा हैं। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ये उम्मीद बढ़ गई है कि ये मुल्क नफ़रत का बाज़ार नहीं बन पाएगा। मुल्क के आवाम की अक्सरियत ने नफ़रत और हिंदुत्व के एजेंडे को मुस्तरद कर दिया और ये मुस्तरद करने में सिर्फ मुसलमानों का या दूसरी अक़लियतों का किरदार नहीं है। जिन आवाम को हिंदू कहा जाता है उन हिंदू आवाम की भी बड़ी तादाद ने इस एजेंडे को मुस्तरद किया है। वरना पूरा जोर जो लगाया गया था वो मंदिर मस्जिद पर और अजीब अजीब किस्म की बातें कही गई थी। मुसलमान कांग्रेस वाले एक भैंस खोल कर ले जाएंगे और मुसलमान को दे देंगे। तुम्हारे घर में जो नल लगा है उसकी टोटी निकाल कर ले जाएंगे और मुसलमान को दे देंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वज़ीर आज़म इस किस्म की बचकानी और अहमकाना, और मुझे नहीं मालूम और कौन सा लफ्ज़ मुनासिब है जिससे वज़ीर आज़म के मनसब का वक़ार भी बाकी रहे और इन बातों की जो पस्ती है वो भी उसकी भी ताबीर हो जाए, वाज़ेह हो जाए। पूरा जोर लगाया गया था, कहा गया था कि राम मंदिर पर बाबरी मस्जिद का ताला लगा दिया जाएगा। खुदा जाने किस किस किस्म की बातें कही गई थी, भड़काने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन आप गौर कीजिए, और ये कहा जा रहा था कि अब 400 पार जी। अब 400 पार तो छोड़िए, 300 पार भी नहीं हो पाए। तो इसका क्या मतलब हुआ? हम यकीनी तौर पर यह कह सकते हैं कि बीजेपी की शिकस्त हुई है। बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुई, या बीजेपी को अगर मैं न भी कहूँ तो वज़ीर आज़म चूँकि वन मैन शो था, हर बात में एक ही शख्स का नाम लिया जा रहा था, तो वो तो कामयाब नहीं हुआ। अब ये अलग बात है कि हुकूमत फ़िलहाल बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बीजेपी ही की बनेगी, एनडीए ही की बनेगी, और इसमें बहुत अजीब किरदार सामने आया है दो शख्सियतों का। अभी भी वक्त है, हो सकता है वो लोग कुछ तब्दीली लाएं। नीतीश कुमार, जिन्होंने कास्ट सेंसस का बीड़ा उठाया, पूरे मुल्क में वो पहले वजीर आला जिन्होंने बिहार के रियासत में कास्ट सेंसस करवा कर दिखा दी और उससे बिहार की ज़मीनी सतह की जो हकीकतें सामने आईं। अब ये नीतीश कुमार की जिम्मेदारी थी कि वो उस गिरोह को, उस अलायंस को ज्वाइन करते जिसकी तरफ से इलेक्शन के कैंपेन में कास्ट सेंसस की बातें की गई हैं, ओबीसीज के हुकूक की बात की गई है। अगर वो उस मनुवादी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो ये दरअसल बैकवर्ड्स के साथ, दलितों के साथ, मजलूमों, महरूमों और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ बहुत बड़ी गद्दारी हो, बहुत बड़ी गद्दारी होगी। यही चंद्रबाबू नायडू, जो इस वक्त शायद कुर्सी का एक पाया थामेंगे और 3-4 वजारतें ले लेंगे, ये खुद जेल में डाले गए और इनके पीछे ईडी और सीबीआई वगैरह को लगाया गया, कितना सताया गया।
और इनके बारे में अलग ऐलान अमित शाह साहब ने कहा था कि उनके लिए दरवाजे बीजेपी के हमेशा के लिए बंद हैं। यही बात नीतीश कुमार के लिए भी कही गई थी, नाम लेकर कही गई थी दोनों का। लेकिन अब क्या बताएं, गैरत जिस चीज का नाम थी वो तैमूर के घर से बहुत पहले रुखसत हो चुकी है। तो ये तो, लेकिन अब इन आवाम दोनों के की बहुत साथ ज्यादा तारीफ की जा रही है, पीएम मोदी इन दोनों की तारीफ कर रहे हैं अब। यही तो खास बात है कि सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ। लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हूं। मैं समझता हूं कि जो वो चाहते थे वो भी नहीं हुआ। जो मुल्क के खैर खाहों, मुहिब वतन लोगों को जो उम्मीद थी, जिसके लिए कोशिशें की थी कुछ लोगों ने, वो भी नहीं हुआ। उसमें ख़ास तौर पर बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, यहाँ की जो सूरत हाल है उसने मायूस किया। और इसका तजिया करने की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि इन सूबों के नताइज वो नहीं आए जो मुल्क के में अक्सर इलाकों के आए। आप बिल्कुल। यूपी को सामने रखें। यूपी में कुछ लोगों को ये उम्मीद नहीं थी, मुझे तो थी। मैं यूपी में मैंने घूम फिर कर कुछ काम भी किया था, तो मुझे उम्मीद थी कि यूपी में नतीजे अच्छे आएंगे। यूपी को अब तक माना जा रहा था कि वो कम्युनिज्म का गढ़ बन गया है, लगातार बुलडोजर चलाना, योगी की हुकूमत। उसी तरह महाराष्ट्र के बारे में भी था कि बीजेपी की सबसे मजबूत जगह बन गई है। दोनों साहब का गहरा ताल्लुक भी है, उत्तर प्रदेश से भी, महाराष्ट्र से भी। और पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा तारीख रकम इन्हीं दोनों स्टेट ने किया है कि बीजेपी का जो गढ़ था, बीजेपी को 2019 में सबसे ज्यादा सीटें इन्हीं दोनों जगह पर आई थी। दोनों बड़ा लोकसभा का एरिया है, महाराष्ट्र में 48 है, उत्तर प्रदेश में 80 है। तो इन दोनों जगह बिल्कुल उल्टा हुआ। कैसे हुआ, क्या कुछ किया था आप लोगों देखिए ने? देखिए असल में ऐसा है कि प्रोपेगेंडा, अगर ये बात सही होती कि यूपी फिरका परस्ती का, मुस्लिम दुश्मनी का गढ़ है, अगर ये बात सही होती तो अयोध्या का कैंडिडेट ना हारता। आप खुद सोचिए कि वो जो लेबोरेटरी है हिंदुत्व की, अयोध्या, जी। वहां का उम्मीदवार बुरी तरह हारा। और उसके आसपास के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं पूर्वांचल के, जहां जहां आप देखिए 15 कैंडिडेट हारे हैं। उनके जितने भी नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो सब जगह सब में, तकरीबन हार गए। इसका पूरे क्या मतलब है? बुंदेलखंड में। इसका मतलब है कि ये बात सही नहीं है कि यूपी हिंदुत्व का गढ़ बन चुका है। ये बात है कि जब शुरू में कोई तहरीक उठती है तो बहुत से भोले भाले अवाम धोखे में आते हैं। और वो एक 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 जैसे ऑपरेशन से पहले बेहोश किया जाता है मरीज को, वैसे ही मुल्क को अडानी अंबानी के हाथ में बेचने से पहले एक क्लोरोफार्म सुखाया जाता है फिरका परस्ती सांप्रदायिकता का, ताकि अवाम उन्नास मंदिर मस्जिद में लग जाएं, उधर असल खेल खेला जाता रहे। प्लेटफॉर्म, रेल को भेज दिया जाए, एयरपोर्ट्स को भेज दिया जाए, पोर्ट्स को भेज दिया जाए, और दरगाहों, गुजरात की बंदरगाहों पर सैकड़ों किलो हीरोइन उतरती रहे। कोई उसके पुरसान हाल न हो कि अब किसने मंगाया था, किसके पास था, कोई उसके पास ईडी ना जाए। अवाम की तवज्जो और मीडिया के कैमरों की तवज्जो वो दूसरी तरफ फेर कर, हिंदू मुस्लिम मसले की तरफ फेर कर असल खेल खेला जाए मुल्क में। इसलिए ये दोनों चीज़ों का बिल्कुल चोरी दामन के साथ है। ये जो कैपिटलिज्म है, ये जो सरमायादाराना निज़ाम है, ये जो गरीबों के कमाई के पैसों को दो चार बहुत बड़े खरबपतियों को पहुंचाने का जो सिस्टम है, ये जो नरसिम्हा राव के दौर से शुरू हुआ था, उसी वक्त तो दरअसल ये बाबरी मस्जिद की और राम जन्मभूमि की तहरीक में जान पड़ी थी। इन दोनों चीज़ों का साथ है। हमारे लोगों को समझना चाहिए कि खेल असल में होता है मुल्क के सरमाए के लूटने का, और आवाम की तवज्जो और मीडिया की तरफ, मीडिया के ज़रिए से उधर न जाए, बल्कि ख़बरें दूसरी बनाई जाएं, हेडलाइंस दूसरी बनाई जाएं, लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ चली जाए। इस बार एक बहुत बड़ी अक्लमंदी इंडिया अलायंस ने ये की कि ये लोग अपनी पिच पर उनको खेलने के लिए बुलाते रहे, लेकिन वो लगे रहे जो रियल इश्यूज हैं उस पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ पर, वो इन चीज़ों पर लगे रहे। तो उन्होंने नहीं
इनके एजेंडे को रिस्पॉन्ड किया, इसीलिए उनकी वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। ये 2-3 सूबों के अंदर सूरत हाल अगर बेहतर होती, इसका तजिया करना चाहिए, वहाँ मौलाना के जैसे उलमा के साथ जोड़कर बैठना चाहिए कि क्या कोताही हमसे हुई है आवाम से अप्रोच में। मेरा एक ज़ाती तजर्बा है, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, जी लेकिन एक मुल्क के मुस्तकबिल को मैं चाहता था कि जो कुछ मैं कोशिश कर सकूं तबाही की तरफ जाने से रोकने के लिए, तो मैंने जो कुछ भी कोशिश की, तकरीबन 8-10-12 सूबों का दौरा किया, तो वहाँ मैंने महसूस किया कि अगर दर्दमंदी और खुलूस के साथ और समझदारी के साथ लोगों से बात की जाए तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि जहाँ कोशिश में कमी रही है जी वहाँ गालिबन नतीजे वैसे निकले जैसे हमारे सामने हैं। वहाँ के मुकामी हजरात से मैं बड़े एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि जी वो जरा इसके तज्जिया करें, और अगर कुछ कमी कोताही हुई है तो उसकी तलाफी करें आने वाले दिनों में। बहरहाल वो जो दस्तूर को खतरा लायक हो गया था जी वो अल्हम्दुलिल्लाह के टल गया है। इस अब चुनाव में ये अपोजिशन का मुद्दा भी यही लग रहा था। अपोजिशन का एजेंडा था कि बीजेपी को 400 तक पहुंचने से रोकना है, वो मनमानी के साथ फैसले करे उसको रोकना है। अपोजिशन की तरफ से सरकार बनाने के दावे कम थे, तो क्या ये लगता है इस एजेंडा में कामयाबी मिली है? ये बिल्कुल 100% कामयाबी मिली है, और ये बात कोई इल्ज़ाम नहीं है कि लोग दस्तूर बदलना चाहते हैं। ये तो अनंत हेगड़े जो मिनिस्टर रहे हैं उनका जी बयान था। अयोध्या का जो उम्मीदवार था उसने उसने साफ कहा था कि 400 हमको सीटें दो ताकि हम संविधान बदलें। तो ये बहुत बड़ा खतरा टला है। इस लिहाज से इलेक्शन के नतीजे बहुत पॉजिटिव माने जाएंगे कि अब ये बिल्कुल सरकार भले बना लें कमज़ोर सी, लेकिन ये कोई कोई संविधान को बदलने का काम नहीं कर सकेंगे। और बिल्कुल जाहिर है कि ये जो दूसरे नीतीश और बाबू नायडू वगैरह के सहारे से जब सरकार बनाएंगे तो उनको भी तो अपने मुस्तकबिल का ख्याल होगा, उनको भी तो ख्याल होगा, वो भी तो नज़र रखेंगे कि कौन सा कानून पास हो रहा है लोकसभा और राज्यसभा में, क्या कदम उठाया जा रहा है, जिससे उनको भी मालूम है, तजुर्बेकार लोग हैं, कि ये सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी। ऐसा मौलाना जहाँ तक हाँ अखिलेश यादव से बार बार आपकी मुलाकात होती रही उत्तर प्रदेश में, कभी आप उनके यहाँ गए, कभी वो आपके घर पर आए, और इस वक्त समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, या देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा सीट हासिल करने वाली। तो क्या कुछ आपने अखिलेश से कहा? चूंकि एक तरफ अखिलेश थे, इधर उधर तेजस्वी यादव थे, तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा, अखिलेश यादव का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो क्या देखिए गुण आपने बताए थे, क्या उनको आपने सिखाया था? मैं इसका नहीं से मैं ये तो नहीं दावा करता कि मैं सिखाऊंगा उनको, लेकिन मैंने उनको कुछ मुखलिसाना मशवरे दिए। मैं ये महसूस करता था उनसे गुफ्तगू में, और आज मैं शायद ये बात पहली बार डिस्क्लोज कर रहा हूँ, जी मैं ये महसूस करता था कि कुछ लोग लगे हुए हैं उनके अखिलेश के दरमियान और कांग्रेस के दरमियान गलतफहमियाँ और दूरियाँ पैदा करने में, और शायद दोनों तरफ ऐसे लोग थे। मैं शायद के साथ ये बात कह रहा हूँ, यकीन तो के साथ तो नहीं कह सकता। तो मैंने कोशिश की थी, अखिलेश को भी समझाने की कोशिश की थी, और उधर कांग्रेस की क़यादत खरगे जी से भी मेरी गुफ्तगूएँ हुई, तो उनसे जी भी मैंने कहा। राहुल और प्रियंका से मुलाकात तो मेरी नहीं हुई, लेकिन मैंने उन तक पैगाम भिजवाए और ये बावर कराने की कोशिश की कि अगर आप लोग डायरेक्ट बातचीत करें, और जो आपके करीबी लोग हैं, एडवाइज़र्स हैं, कौन कौन लोग हैं, और इनकी राय को थोड़ा थोड़ा सा मौखर कर दें और डायरेक्ट मुलाकात करके गलतफहमियाँ या इश्कालात या शिकायतों पर डिस्कस करें और बिला तकल्लुफ़ एक दूसरे से फ़ोन पर बात करें, तो मुझे लगेगा कि आपके दरमियान के फासले कम हो जाएंगे, और उसके नतीजे में मुल्क के दस्तूर की और आइन की और सेकुलर डेमोक्रेटिक किरदार की हिफाजत में आपका तारीखी रोल होगा। तो मैं अपने को क्रेडिट नहीं दिलाना चाहता हूँ, वो खुद भी समझदार लोग हैं। अगर थोड़ा बहुत मेरा हिस्सा इस मशवरे का रहा होगा तो मैं इस पर अल्लाह नहीं, का इसका शुक्र असर अदा देखने को मिला। एक कल मैं करता। अमरीश मिश्रा डायरेक्ट से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जी डायरेक्ट जब राहुल की और अखिलेश की बातचीत शुरू हुई, जी शुरुआत तो की थी खरगे साहब ने फ़ोन करके, जी उसके बाद फिर राहुल ने जो डायरेक्ट अखिलेश से राब्ता कायम किया, और अखिलेश ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, और जब दोनों मिले तो लगा उनको कि ये क्या हमसे कहा जा रहा था,
ये हमको क्या, तो वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई दोनों के दरमियान, और उसने आवाम को एक सिग्नल दे दिया कि ये मजबूत इत्तेहाद है। बिल्कुल। ये जो मजबूत इत्तेहाद का सिग्नल है ना, इसने वोटरों के रुख को काफ़ी मुतय्यन कर दिया। उनको यकीन हो गया कि ये अलायंस जीत रहा है, क्योंकि बहुत से लोग वोट उसको देते हैं जिसके बारे में उनको उम्मीद होती है कि ये जीत रहा है। नहीं, ये देखने को भी मिला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक साथ बहुत सारी रैलियां की, ज्वाइंट रैली इन दोनों की बहुत ज्यादा हुई। कल अमरेश मिश्रा से मेरी बातचीत हो रही थी तो भी यही कह रहे थे कि जब कांग्रेस और अखिलेश यादव एक साथ मिल गए, राहुल और अखिलेश, तो जो ब्राह्मण वोटर है, जो दलित वोटर है, ये सब भी दोबारा से वापस आया और लगा कि अलायंस मजबूत है। और इसी से बिहार को देखा जा रहा था कि तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार की कमान अपने हाथ में रखी। पूरे चुनाव के दौरान एक भी ज्वाइंट रैली नहीं हुई राहुल की और तेजस्वी की। तो क्या आपको लगता है कि इसका भी फर्क पड़ा बिहार पर, या बार बार यकीनन बिहार का यकीनन तस्करा करना यकीनन पड़ा होगा, यकीनन पड़ा होगा। काश कि किसी ने वहां पर तेजस्वी को मशवरा दिया होता, उसको भी इनकरेज किया होता, राहुल से भी कहा होता कि भाई आप उधर आगे बढ़ाओ। मुझे मुझे तो उसका इत्तेफाक नहीं हुआ, मैं वहाँ के हालात के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं दखल दे सका। और मुझे अफसोस है कि मैं बिहार का सफ़र मैंने मुलतवी किया। मैंने बहुत से सूबों में गया, लेकिन मेरा बिहार का, मैं बाकायदा प्रोग्राम बना हुआ था, सीटें बुक हो गई थी, मुझे वहाँ जाना था, और मुख्तलिफ अज़ला के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने की बात भी हो गई थी। वहाँ के मेज़बान लोग तैयार भी हो गए थे, सब तैयारी हो गई थी। लेकिन ऐन वक्त पर मुझे ये दूसरे इलाकों का तकाजा आ गया, वक्त कम था। मैंने सोचा कि बिहार के अंदर तो सियासी शऊर बहुत पुख्ता है, और बिहार में तो ये जो एजेंडा है मजलूमों का, ये तो बिहार से ही चला है पूरे मुल्क में, कर्पूरी जी। ठाकुर के ज़माने से लेकर लालू प्रसाद तक और नीतीश कुमार तक। और वहाँ के मुसलमान तो इस चीज़ से बहुत वाकिफ़ हैं कि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये लड़ाई ज़ालिम और मजलूम की है, ये लड़ाई मनुस्मृति और भारत के संविधान की है। तो वहाँ जब ये शऊर है तो मैं न जाऊँ, कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे न जाने से ये सब कुछ हो गया, लेकिन दुख बहुत है कि बिहार असल में लीडिंग रोल प्ले कर रहा है मुल्क में पॉलिटिकल एजेंडे को बदलने में। बिहार का लीडिंग रोल रहा है नीतीश कि कुमार यहाँ अगर का उधर से असर, इधर आ जाएंगे तो ये शिकायत खत्म हो जाएगी फिर। और उसके बाद ये डर लगा रहेगा कि फिर अगले दिन कुछ और ना हो जाए, किबला बदल ना जाए। ये जो मसला है, अब वो जो कोई किसी ने वीडियो बना के भेजा है कि कोई नौजवान है जो हाथ पैर जोड़ रहा है कि एक बार और पलटी मार लीजिए, भगवान के लिए एक बार और पलटी मार लीजिए। तो मैं तो वाकई दुआ करता हूँ। अब पलटी मारने का तेजस्वी हाल यादव ये से है, आप आपने गौर कीजिए, एक बात मुझे जी याद आ गई, मैं भूल न जी जाऊं। हमारे वजीर आजम साहब ने जो बीजेपी की ऑफिस में जाकर जो कल जश्न मनाया, जी उसमें जो तकरीर की उन्होंने, उसकी बहुत ख़ास बात, ये बात नोट करने के लायक है कि उन्होंने उस तकरीर के बाद जय श्री राम के नारे नहीं लगवाए, जय जगन्नाथ के नारे लगवाए। अब भगवान बदल गया। हाँ, अब ड्यूटी लगी है भगवान जगन्नाथ की। अब रामचंद्र जी से गुस्सा आ गया, उन्होंने हमको नहीं जिताया, उनसे कट्टी हो गई महाराष्ट्र की ज़बान में, और लखनऊ की ज़बान में खुट्टी हो गई। भगवान जी। राम ने नहीं जिताया, अयोध्या के कैंडिडेट को भी नहीं जिता पाया, इसलिए यू आर नो मोर अवर भगवान। अब उड़ीसा के भगवान ने हमको जिता दिया, भगवान जगन्नाथ, तो जय जगन्नाथ पर आ गए मोदी। माशाल्लाह, कपड़े क्या का हालत रंग भी थी। उन्होंने चेंज कर लिया है, भगवा की जगह अब वो ग्रीन कलर का कल कपड़ा उन्होंने पहन रखा, हाँ, तो जो अब उनकी और देखिएगा क्या क्या तब्दील होगी, तब्दीलियाँ आएंगी, ये तो हमें देखना है आगे। लेकिन वाकई मैं एक मजहबी इंसान होने की हैसियत से मुझे दुख होता है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो हिंदू मजहबी रहनुमा हैं, स्कॉलर्स हैं, आवाज़ बुलंद करें कि ये क्या तौहीन है मजहब की। यानी भगवानों को पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इस्तेमाल करना और उनको बवक्त ज़रूरत बदल लेना। हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमको अक़ीदा तौहीद दिया है, हमको अल्लाह ने अक़ीदा तौहीद दिया है। बेशक। हम अगर खुश हैं तब भी हम जानते हैं कि ये खुशी अल्लाह की देन है, और अगर हम नाकाम और मग़मूम हैं तब भी हम समझते हैं कि हमारे गलतियों के नतीजे में, अल्लाह के बनाए हुए अज़ली क़वानीन के नतीजे में हमको ये नाकामी या गम मिला है। हम कुछ अल्लाह को छोड़कर किसी और को कभी नहीं याद करेंगे,
1000 गजा के मुसलमान शहीद हो जाएं, लेकिन हम भगवान नहीं बदलेंगे, हम खुदा नहीं बदलेंगे। मैं मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस मौके पर शुक्र अदा करो कि तुमको अल्लाह ने एक साफ सुथरा अकीदा तौहीद अदा किया है, जिसमें गुनहगार से गुनहगार मुसलमान के अंदर कोई तजब्जुब व तब्दीली नहीं आती। बेशक। मौलाना, उत्तर प्रदेश में कुछ लोग ये तज्जिया भी कर रहे हैं कि जिस तरह शंकराचार्यों ने मुखालफत की, उनको लगा कि ये धर्म का अपमान है, तो उसका एक रिएक्शन सामने आया। तेजस्वी यादव से आपने मिलने की क्यों कोशिश नहीं की, जिस तरह आप अखिलेश से मिलते रहे? मैंने कहा ना, मैंने कहा कि ये मेरी शायद गलती थी। मैं बिहार जा रहा था, तो उस वक्त मेरे एजेंडे में तेजस्वी से मुलाकात तो नहीं थी, लेकिन अगर वहाँ के मुकामी लोग कहते, क्योंकि मैंने ये एहतियात हर जगह की है कि मैं डायरेक्ट वहाँ के लीडरों से नहीं मिला। जो ओपिनियन मेकर्स थे, जो उलमा थे, जो एक इन्फ्लुएंशियल शख्सियतें थीं, उनसे मिला और उनसे दरख्वास्त की कि आप अपने इलाके के लीडर से मुलाकात करके ये बातें कहिए। जैसे स्टालिन से मैं खुद नहीं मिला, लेकिन तमिलनाडु के लोगों से मैंने कहा कि आप हजरात स्टालिन से मिलकर ये बातें कीजिए, और वो मिले, उन्होंने वो बातें कहीं और स्टालिन ने अच्छा रिस्पांस दिया। इसी तरह राजस्थान के अंदर जो अपोजिशन लीडर्स थे जो लड़ रहे थे, उनसे भी मुलाकातें लोगों ने की। मैं कहीं पर जाकर डायरेक्ट नहीं मिलता था। मैं आप ज्यादातर बंगाल गए थे, कलकत्ता, ममता बनर्जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी। हाँ, ममता बनर्जी से मुलाकात जरूर की मैंने, वहाँ के लोगों के इसरार पर। वहाँ मैंने यही कहा था कि लोग मिलें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी मुलाकात ममता जी से हुई थी, आपका जिक्र आया तो वो आपसे वाकिफ निकले। तो उन्होंने, जब हमने उनसे जिक्र किया कि वो कलकत्ता आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हमसे ज़रूर मिलाइएगा, और आप 1 घंटा पहले भी इन्फॉर्म कर देंगे तो हम वक्त निकाल लेंगे। वाकई वक्त निकाला और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई उस वक्त उनसे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी वो एक लीडिंग रोल प्ले करेंगी दस्तूर की हिफाजत में। और बंगाल में उनकी कामयाबी जो हुई, वो मेरा बंगाल में कई जगह पर प्रोग्राम हुए, मैं खास तौर पर वहाँ जाता था जहाँ वोटों की तकसीम का अंदेशा होता था। तो मैं ये कोशिश करता था गुजारिश करने की कि किसको वोट दें, ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये मेरा हक नहीं है कि मैं आपको बताऊं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मुल्क में नफरत फैलाने वाले, मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर देने की जो पॉलिसी अपनाए हुए है, उनको नाकाम कीजिए और उस उम्मीदवार को टैक्टिकली वोट कीजिए जो फिलहाल उनको रोक दे। ये हमारा रास्ते की शुरुआत है, मंजिल नहीं है। मंजिल तो दरअसल एक मुस्तहकम सियासी ताकत का बनाना है जो इंसाफ के नंबरदार हो, जिसमें सब मजलूम लोग शामिल हों। वो काम जो नहीं हो पा रहा बहुत अरसे से, वो अब बिल्कुल ओवरड्यू हो चुका है, क्योंकि ये फलां को हरा देना और फलां को, ये कोई मसले का दायमी हल नहीं है। ये तो सिर्फ इसलिए है कि मुल्क में सालेह तब्दीली लाने के लिए जो कोशिशें ज़रूरी हैं, उन कोशिशों का हमको मज़ीद मौका मिल जाए और अब तक के कसूर की और कोताही की तलाफ़ी हम कर सकें। क्योंकि मुझे इसके कहने में कोई बात नहीं है कि हमने अपनी ज़ेर क़यादत मज़लूमों की एक सियासी ताकत बनाने की कोशिश में कोताही की है, अब हमको उसकी तलाफ़ी करनी चाहिए। मौलाना, सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है, इंडिया की फिलहाल मुश्किल है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, अगर अभी जो सरकार बनेगी बीजेपी की या एनडीए अलायंस की, अब इसको एनडीए की सरकार ही कहा जा रहा है, मोदी बीजेपी सरकार कहना मीडिया ने भी बंद कर दिया है, तो क्या फर्क होगा पहले वाले दिनों में जो 2014 से 2024 तक की हुकूमत थी और अब 2024 से जो नई हुकूमत शुरू होगी, तो क्या फर्क होगा दोनों में? देखिए, एक फ़र्क तो ये होगा कि शायद उस किस्म की मजालिम अक़लियतों पर, कमज़ोरों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर ख़ास तौर पर उस तरह के शायद न किए जा सकें, इसलिए कि कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है वो उसकी कुछ मजबूरियां भी होती हैं, और जो पार्टनर्स होंगे, कोलिशन पार्टनर्स एनडीए के लोग, उनका भी लिहाज करना होगा। और तब्दीली का इशारा तो वज़ीर आज़म ने दे दिया, जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ आ गए। तो ये तब्दीली का वाज़ेह ऐलान है। ये जो नोट नहीं कर सके लोग, वो उनकी गलती है। ये तो जगन्नाथ अब तक याद ही नहीं आए, बल्कि जगन्नाथ को भगत बताया गया था कि जगन्नाथ खुद भक्त हैं नरेंद्र मोदी के।
ये कहा गया था। वो संबित अब पात्रा तब्दीली बोलते इतनी थे। बड़ी आ गई कि जो भगवान भगत थे, अब वो जनाब जो है वो खुद भक्त बन गए वापस। तो ये बड़ी तब्दीली है, बड़ी तब्दीली है। तो मैं नहीं समझ। और अभी तो एक और बात है, मुझे ताज्जुब है क्या हो रहा है बीजेपी में। पहले ही ऐलान कर दिया गया कि नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनेंगे। ये कैसा प्रोसीजर? पार्लियामेंट्री पार्टी पहले मीटिंग करती है, पार्लियामेंट्री पार्टी अपना लीडर चुनती है, और फिर एनडीए के लोगों की अलग मीटिंग हो, फिर एनडीए के लोग अपना लीडर चुने, और उसके बाद ऐलान होता है आम सहमति से, इत्तेफाक राय से, कि अब हमारे लीडर ऑफ द हाउस या वजीर आजम ये होंगे। पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र ही नहीं आया। उससे पहले ही ऐलान कर दिया गया कि अब हम तीसरी बार मोदी वजीर आजम बनने जा रहे हैं। इससे तो मुझे एक चीज और स्मेल हो रही है। जी उन्हें डर था कि अगर पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई तो उसमें कोई दूसरा कैंडिडेट सामने ना आ जाए। तो कहीं ना कहीं अंदर कुछ ना कुछ मसाइल चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ वो आगे जाकर मुल्क नितिन के लिए नितिन गडकरी का बेहतर। नाम आ रहा है कि हो सकता है कि नितिन गडकरी भी पीएम बने। पहले भी लेकिन खबर थी कि अगर आप अगर फॉलो करें बीजेपी के ऑफिस में जो तकरीर की गई है, जी जो खुद बीजेपी के सदर नड्डा ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने की मुबारकबाद दे दी, इसी में तो मुझे इश्काल है। जी बिल्कुल, घबराहट है, डर है कि कहीं कुछ और ना हो जाए, कहीं इंडिया ये अलायंस में कुछ खेल कर दे या उनके गालिबन आपस में ना फूट इसीलिए पड़े। गालिबन इसीलिए पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बुलाई ही नहीं गई। जी अब बिल्कुल। बुलाई जाएगी वो। ये क्या तरतीब है भाई? ये कौन से इन्हीं सारी जो रिवायतें थी, जो परंपराएं थी, उनको तोड़कर एक आदमी डरा हुआ है कि कहीं दूसरा कोई चुन न लिया जाए, मैं पहले ही सारे लड्डू खा लूं। तो ये जो अंदाज है बचकाना है बहुत। यानी मुझे वाकई ये ख्याल है कि वजीर आजम जो हरकतें इस वक्त कर रहे हैं, अल्लाह जाने मुल्क की खारजा पॉलिसी पर, मुल्क के दिफा पर, मुल्क की सरहदों की हिफाजत पर उसके कोई बुरे असरात न पड़े। ऑलरेडी लद्दाख की ज़मीन जा चुकी, अरुणाचल प्रदेश की ज़मीन जा चुकी, चाइना कितना अंदर घुस गया। तो ये तो मुल्क की सालिमियत को ख़तरा है। काश के इस बात को हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आवाम तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करें। मसला हिंदू मुस्लिम का बिल्कुल नहीं है, देश की हिफाजत का मसला है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में मुल्क की सरहदों पर खतरात बढ़ जाएंगे, ये मेरी छठी हिस्स कहती है। अगर यही अंदाज इख्तियार रहा इनका, झूला झूलते रहे चाइना के साथ, और चाइना को अंदर आने आने का मौका बराबर देते रहे। हमारे फौजी किस कदर तकलीफ में हैं लद्दाख में। मेरे पास लद्दाख के लोग भी आते हैं, कश्मीर और जम्मू के लोग भी आते हैं, सयाह भी जो वहाँ जाकर उनसे भी मेरी मुलाकात होती है। वो कहते हैं कि हजरत 12 किलोमीटर अंदर तक आ गए हैं चाइनीज, हम लोग जा ही नहीं सकते इंडियंस लोग। तो हमारी सरहदें इस वक्त पार की जा रही हैं, हमारी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। मुल्क के अवाम को चाहिए कि इस बात का नोटिस लें। और अभी बहुत से स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन आने बाकी हैं। मैं अभी से ये बात गुजारिश करता हूँ कि हर स्टेट के लोग अलर्ट हो जाएं, और इस बात को देखें एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज किस तरह हम उन पार्टियों को ज़्यादा मजबूत न होने दें जो मुल्क की वफादार नज़र नहीं आती, मुल्क के आइन और दस्तूर की वफादार नज़र नहीं आती। मौलाना, पूरे चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईवीएम, इन सब पर बार बार सवालात उठते रहे। आपने भी बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठाया, बल्कि रिजल्ट आने से पहले भी आपने एक वीडियो जारी किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के किरदार को लेकर के, ईवीएम को लेकर के। अब जो रिजल्ट आया है, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल है? क्या इलेक्शन कमीशन ने ठीक ठाक अपना किरदार अदा किया या भी शक व शुबा बरकरार है? इलेक्शन कमीशन के इरादे पहले तो अच्छे नहीं थे, वो तो वाज़ेह तौर पर जानिबदाराना किरदार अदा कर रहा था, वन साइडेड बिल्कुल। लेकिन जब उसने शायद रुझान देखे शुरू के ट्रेंड, तो उसने कुछ इस किस्म की पॉलिसी इख्तियार की कि दोनों तरफ ज़रा लोग राज़ी रहें, इनको भी इतनी शिकायत करने का मौका न मिले कि आपने खुली धांधली की है। देखिए 2-3 बजे के बाद से काउंटिंग बहुत स्लो हो गई थी, बहुत स्लो हो गई थी। जी तो यही बात आकर बहुत शक पैदा करती है। काउंटिंग के दरमियान इंडिया अलायंस के पूरे वफ्द को इलेक्शन कमीशन जाना पड़ा था,
और अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना पड़ा था, अपनी शिकायतें दर्ज करानी पड़ी थी कि ये क्या हो रहा है, और उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि हमको ख़तरा है कि कुछ खेल हो रहा है। तो मैं नहीं समझता कि मुल्क के बाशऊर अवाम को मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर कोई एतमाद और भरोसा है। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ जो ये महसूस करते रहे इस पूरी मुद्दत में कि इंडिया का इलेक्शन कमीशन दुनिया में मशहूर था नॉन पार्टीसन, नॉन बायस्ड अप्रोच में, गैर जानिबदार, और तीन सेशन के ज़माने में तो वो शोहरत बाम अरूज पे पहुँच गई थी। लेकिन मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन है वो तो शायद मुल्क में कोई भी उसको डिफेंड न कर सके। वो तो जानिबदार रहा है और उसके असरात रिजल्ट पर पड़े हैं। अगर ये स्लो न होती और स्लो करके जो कुछ खेल किया गया है वो गालिबन न किया गया होता तो रिजल्ट्स और काफ़ी मुख्तलिफ होते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हम थोड़ा सा दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फ़लस्तीन में, खासतौर पर गज़ा पट्टी में लड़ाई अभी तक जारी है। जंगबंदी की कोशिशें हो रही लेकिन अभी तक नहीं हो सकी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आ गया, उसको भी इजराइल नहीं मान रहा है और अमेरिका भी नहीं चाहता है कि इजराइल उसकी पाबंदी करे। देखिए, तस्वीर का एक रुख वो है जो आप बयान कर रहे हैं। तस्वीर का एक रुख ये है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में हज़ारों लड़के और लड़कियां हर जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इमारतों पर कब्जा कर लिया है उन्होंने, और वो फ्री फ्री इजराइल के नारे लगा रहे हैं। इन नारे फ्री फ्री लगाने वालों पैलेस्टाइन। में फ्री फ्री पैलेस्टाइन, एक 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 फीसद भी इनमें मुसलमान नहीं है, 2% भी मुसलमान नहीं है। इन नारा लगाने वालों में क्रिश्चियंस और यहूदियों की गालिब अक्सरियत है। इससे ये मालूम हो रहा है कि गज़ा वालों की कुर्बानियों और उनकी इस्तिकामत, उसके नतीजे में पूरी दुनिया की राय आम्मा बदल रही है। पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोग महसूस कर रहे हैं कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। वो लोग जो अभी तक बाहर निकल के सामने नहीं आते थे, वो लोग जो अभी तक इसराइली मीडिया और अमरीकी और मगरबी मीडिया के प्रोपेगेंडे के नतीजे में गुमराही का शिकार थे, बहुत तेज़ी के साथ उनके अंदर भी अब लंदन और वाशिंगटन की सड़कों पर, न्यूयॉर्क की सड़कों पर कितने बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। इसलिए फ्रांस इसका की मतलब ये हुआ। पार्लियामेंट में फ़लस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं लगातार कई बताइए, दिनों आप गौर कीजिए तो जो सेनेटर्स हैं वो किस तरह की बात कर रहे हैं अमरीकी सेनेट में, क्या गुफ्तगू की जा रही है, यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी जनरल किस तरह की ज़बान बोल रहा है। तो मैं पुरुम्मीद ये हूँ कि ये जो कुर्बानियाँ हैं इन बहादुरों की, ये जो इस्तिकामत है, क्योंकि उनका एक ही जवाब है जब उनसे कोई पूछता है कि आपका अब ये क्या अंजाम होने जा रहा है, तो वो कहते हैं इम्मा नस्र व इम्मा शहादा, हम दो में से एक हासिल करेंगे, या हमें फतेह होगी या हम शहीद होंगे। हम सर नहीं झुकाएंगे, हम फ़लस्तीन को, मस्जिद अक़सा को इन गासिब सहयूनियों के हवाले नहीं करेंगे। खुद यहूदी उलमा रब्बाई जो जानिस नहीं हैं, यहूदी हैं और कट्टर अच्छे प्रैक्टिसिंग यहूदी हैं, वो बहुत खुलकर इसराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं। अभी तो बाइडेन अमेरिकी सदर ने कल शायद ये बात कही है, कल या परसों, गालिबन कल, कि नेतन्याहू सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए जंग बंदी पर राजी नहीं हो रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है कि अमेरिका ने भी पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। उसकी वजह है लोकल आबादी का अमेरिका के अंदर राय आम्मा का बिगड़ना और बदलना, और चूंकि बाइडेन का इलेक्शन भी होने वाला है तो उसको जरा बैलेंस भी करना है। अमेरिका का दोहरा किरदार भी सामने आ रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को मानना जरूरी है अमेरिका के लिए भी। कई मुल्कों को उसने इसी तरह तबाह किया। तब अमेरिकी पार्लियामेंट में एक बिल लाया जा रहा है जिसके जरिए अमेरिका पाबंद नहीं होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसला को मानने का। भाई, इनके बदन पर अब कपड़ों की एक चिट भी बाकी नहीं रहने वाली है। ये बिल्कुल इनका जो किरदार है, जो असली किरदार, वो बढ़ाना होकर रहेगा, उरियां होकर रहेगा। जो चंद दानिश्वर देखते थे ये कौन लोग हैं, आवाम नहीं जानते थे। आवाम तो समझते थे कि बड़े सिविलाइज लोग हैं, बहुत ही पीस लविंग, इंसाफ पसंद लोग हैं। लेकिन कुर्बानियाँ ज़रूर देनी पड़ रही हैं, लेकिन कुर्बानी दिए बगैर जालिमों का जुल्म आश्कारा भी नहीं होता, खुफिया पोशीदा हकायक बढ़ाना भी नहीं होते। मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ
हर लिहाज से इंशाअल्लाह फ़लस्तीनियों को फ़तह हासिल होगी, इसराइल का सफ़ह हस्ती से इसराइल का वजूद मिटेगा। हो सकता है आपके कुछ नाज़रीन को इसमें मुबालगा महसूस होता हो, मैं उनसे कहता हूँ आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। नहीं, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। 8 महीने हो गए हैं इस लड़ाई को, और हमास के लड़ाके जंगजू अकेले मुकाबला कर रहे हैं। कोई भी दुनिया की फौज उनके साथ नहीं खड़ी है, और 8 महीना हो जाने के बावजूद खबर आ रही है कि रफा से उन पर रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। अभी भी इजरायली सेना को लोग मार रहे हैं। पिछले हफ्ते खबर आई थी कि 2 घंटे तक पूरे इजराइल में सायरन की आवाज सुनी गई। नॉर्थ गजा, साउथ गजा, जहां हर कुछ तहस नहस करने का इजराइल ने दावा किया कि हमने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है, हमास की सुरंगों को खत्म कर दिया। वहां से रॉकेट लॉन्च हुए, या वहां पर भी हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना को मारा, उनको पूरे एक जाल में फंसा करके 50 से ज्यादा को हलाक कर दिया। तो ये बात अभी तक दुनिया समझने में नाकाम है। और न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह की रिपोर्ट भी आई कि इस जंग में इजराइल बुरी तरह घिर गया है, और इजराइल अपने 3 हदफ में से एक में भी कामयाब नहीं हो सका। एक भी अरगमाली को जिंदा अभी तक नहीं वो बाजियाब करा सका है। तो कुछ तो है, मतलब आप जो कह रहे हैं यकीनन इसमें मुबालगा नहीं कि 8 महीने की लंबी जंग। पहले की जंगों में अरब ममालिक साथ होते थे, तब भी एक 7-8 दिन में फैसला हो जाया करता था। मैं उन लोगों से किसी हद तक वाकिफ़ हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनके ईमान, उनके अज़्म व हौसले, उसूलों पर उनकी इस्तिक़ामत का कोई ज़र्रा अल्लाह हमें भी अता कर दे। जी, तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब, जिन्होंने 2024 के लोकसभा रिजल्ट्स के बारे में बातचीत की, और मौलाना ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि भले ही सरकार एनडीए की बन रही है, लेकिन ये एनडीए की जीत ऐसी है जिसमें उसकी हार है, इंडिया अलायंस की जीत है। और जो सपना था, जो इरादा था बीजेपी का, अब उसमें कामयाबी नहीं मिल सकती, क्योंकि जो पूरा चुनाव था आइन को बचाने की लड़ाई, और एक माहौल देखा जा रहा था कि हिंदुत्व के नाम पर अब बीजेपी सियासत करेगी। जो देश का सियासी मिजाज है उसको लोग बदला हुआ मान रहे थे, लेकिन अब वो इस चुनाव ने बता दिया है कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व की या मजहब की सियासत नहीं चल सकती है, बल्कि मुद्दों की ही सियासत होगी। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। कैसी बातचीत लगी आपको बताइएगा। बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने वक्त दिया और हमारे साथ बातचीत की। आपका भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। मिलत टाइम्स की दिन रात तरक्कियों की खबरें सुनता हूँ, खुशी होती है। आमीन।